All right, so far we have seen two applications of Gauss law. आज हमको Gauss law का third application देखना है. Third application is that we want to find out what is electric field due to a charged infinite plane sheet. So electric field due to a charged infinite plane sheet. So what we want to do is, पहले तो मैं एक शीट ड्रॉ कर लेता हूँ so that you will understand कि हम करना क्या है. हमारे पास एक प्लेन शीट है, राइट, which is infinite, which is charged. मैं उस infinite शीट का एक small section दिखा रहा हूँ यहाँ पे. Because the sheet is infinite, I cannot draw infinite sheet over here. So I'm just showing a section of that sheet. तो ये एक शीट है हमारे पास, मान लो, and this sheet is charged. और normally charge हम लोग डालते हैं positive. So this sheet has positive charges on it. Right, good. तो imagine करो you have an infinite sheet जिस पे positive charges है और we want to find out electric field at a point, let us say at a distance r. ये एक p point है जिस point का distance sheet से r distance है. तो this distance from the sheet to that particular point is r. So this distance over here is r. हमको p point पे electric field intensity निकालना है. So by rule हम लोग क्या करते हैं? By rule अगर गॉस लॉ अप्लाई करना है तो हम लोग चार्ज को एनक्लोज करते हैं, राइट. पर यहाँ पे तो चार्ज एक शीट पे है तो उसको एनक्लोज कैसे करेंगे? तो उसको एनक्लोज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग गॉसियन सरफेस लेते हैं इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर. लेकिन हमको गॉसियन सरफेस ऐसा लेना पड़ेगा सच दैट, मतलब जो सिलेंडर लेने वाला हूँ मैं, हमको ऐसा लेना पड़ेगा सच दैट ये जो प्लेन शीट है वो सिलेंडर के बिल्कुल सेंटर में से पास होना चाहिए. व्हाट आई एम सेइंग इज दैट हम लोगों को एक गॉसियन सिलेंडर लेना पड़ेगा. लेट मी शिफ्ट दिस पॉइंट फर्स्ट. ये जो P पॉइंट है इसको मैं शिफ्ट कर लेता हूँ somewhere over here, right? Okay. तो just a minute, I will draw that point again. तो ये P पॉइंट था जहाँ पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी थी. तो हम लोग सबसे पहला काम, अगर गॉस लॉ अप्लाई करना है तो हम लोगों को चार्ज को एनक्लोज करना पड़ता है. अगर स्फीयर था तो हमने एक स्फेरिकल गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर दिया, अगर एक वायर था तो हमने सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर दिया. प्लेन शीट है, प्लेन शीट के चार्ज को एनक्लोज कैसे करेंगे? तो इस केस में भी हम लोगों को एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करना पड़ेगा इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर. So we will be drawing Gaussian surface in the form of cylinder again, but even though हम लोगों को थिन शीट के एक साइड पे ही इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, बट स्टिल हम लोगों को गॉसियन सिलेंडर जो है वो ऐसा ड्रॉ करना पड़ेगा सच दैट द शीट पासेस थ्रू द सेंटर. ऐसा क्यों कर रहे हैं हम समझेगा वेरी सून. तो this is what we have done so far. हमने गॉसियन सिलेंडर ड्रॉ कर लिया, राइट. एंड इंस्टेड ऑफ टेकिंग वन एरिया ds, आपको याद होगा हम लोगों ने क्या किया था, हम लोगों ने हमेशा जिस पॉइंट पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होता है उस पॉइंट के अराउंड हम लोग एक
सरफेस ले लेते हैं ds, स्मॉल एरिया ले लेते हैं ds, क्योंकि ds इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द एरिया ड्रॉन। बट इस केस में हमने दोनों साइड पे लिया है, तो हम दोनों साइड पे वेक्टर दिखाने वाले हैं। ऐसा हमने इसलिए किया क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इज आल्सो पॉइंटिंग अवे ऑन द बोथ साइड्स। मैंने आपको ऑलरेडी बताया है दैट इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर अ पॉजिटिव चार्ज इज डायरेक्टेड अवे फ्रॉम इट। तो ये जो डायरेक्शन है ये इलेक्ट्रिक फील्ड का है, ई बार ऑन बोथ साइड्स। और ये जो रेड एरो दिखाया मैंने, दिस इज नथिंग बट ds बार एंड ds बार। राइट, मैं वापस समझा रहा हूँ। केस ये है कि हमारे पास एक थिन प्लेन इनफाइनाइट शीट है, जैसे आपके पास एक पेपर है, उस पेपर पे हमने चार्जेस को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया और हमको उस चार्ज थिन शीट के लिए, और ये शीट इनफाइनाइट है, उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा एट सम डिस्टेंस r एट अ पॉइंट p फ्रॉम द शीट, ये फाइंड करना था। लेकिन इफ आई वांट टू अप्लाई गॉस लॉ, अगर मुझे गॉस लॉ अप्लाई करना है तो नेसेसरी कंडीशन ये है कि गॉस लॉ अप्लाई करने के लिए आपको चार्ज को एनक्लोज करना पड़ेगा, मतलब चार्ज को एक सरफेस के अंदर क्लोज करना पड़ेगा। हमने सिलेंड्रिकल स्फेरिकल कंडक्टर का भी देखा था कि हम लोगों ने एक गॉसियन स्फीयर ड्रॉ कर लिया था। हमने वायर का केस भी देखा है जिसमें हमने एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर लिया है। तो इस केस में भी हमको चार्ज को एनक्लोज करना पड़ेगा। तो मैं कौन से चार्ज को एनक्लोज कर रहा हूँ? इन रियलिटी आई एम एनक्लोजिंग अ चार्ज समवेयर हियर। तो जो थिन प्लेन शीट पे जो चार्ज था, एक छोटा सा सर्कुलर फॉर्म में मैंने एक पैच लिया है शीट का जहां पे चार्ज है, उसको एनक्लोज कर दिया। उसको एनक्लोज कैसे कर सकता हूँ? बाय ड्रॉइंग अ सिलेंडर। तो सिलेंडर दोनों साइड लेना पड़ेगा, पेपर की एक साइड, पेपर के दूसरी साइड। अगर मैंने गॉसियन सिलेंडर सिर्फ एक साइड पे लिया तो क्या होगा? चार्ज सिर्फ एक साइड से क्लोज हुआ, दूसरी साइड से ओपन रह गया। इमेजिन करो, आपने एक पेपर लिया है, उस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया है और एक सर्कुलर रीजन लिया है पेपर पे दैट इज हैविंग चार्ज। उसको एनक्लोज कैसे करोगे? एक साइड से सिलेंडर ड्रॉ करोगे, दूसरी साइड से सिलेंडर ड्रॉ करोगे। तो हम लोग बोलते हैं कि इंस्टेड ऑफ सेइंग दैट वी ड्रॉ टू सिलेंड्रिकल सरफेसेस, हम लोग बोलते हैं वी हैव वन गॉसियन सिलेंडर ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया ए, राइट, बट टोटल लेंथ 2r। टोटल लेंथ 2r क्यों? क्योंकि length on the one side is r and on the other side is also r, so length is 2r. So we draw a Gaussian cylinder in this way, such that we have this particular sheet passing through exactly midpoint of the Gaussian cylinder. So total length of Gaussian cylinder is nothing but 2 times of r. 2 times of r. Right. This is important thing. अगर ये नहीं समझा तो फिर डिफिकल्ट होगा। और ये जो पॉइंट है यहाँ पे, मैं इसको बोलता हूँ P डैश, जस्ट टू अंडरस्टैंड कि एक साइड पे P, एक साइड पे P डैश। डिस्टेंस तो दोनों का सेम है, R और R फ्रॉम द थिन शीट। और ये जो मैंने यहाँ पे DS लिया है, उसको भी मैं बोल देता हूँ DS डैश। राइट, one thing you should know and you should always understand, electric field is going something like this. Electric field is going away from this. So electric field is always going away from the sheet, right? यहाँ पे भी ऐसा ही होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इज गोइंग अवे। ओके, मैं ऐसा क्यों बता रहा हूँ? मैं ऐसा इसलिए बता रहा हूँ कि अगर आपको याद होगा कि गॉस लॉ निकालना, गॉस लॉ अप्लाई करना है, तो गॉस लॉ टॉक्स अबाउट फ्लक्स पासिंग थ्रू सरफेस, राइट? करेक्ट। तो जो गॉसियन सिलेंडर मैंने ड्रॉ किया है, ये जो गॉसियन सिलेंडर है, दिस पर्टिकुलर
thing over here is Gaussian cylinder. ओके, तो ये जो गॉसियन सिलेंडर है इसके सिर्फ एंड कैप्स में से ये जो सर्कल दिखा रहा हूं मैं, these are एंड कैप्स, ये भी एंड कैप है, ये भी एंड कैप है। तो इस गॉसियन के सिर्फ एंड कैप में से फ्लक्स पास होगा बिकॉज ऑफ डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड इज बेसिकली परपेंडिकुलर टू ds। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो ऐसा तो पास होगा नहीं, ना ही ऐसा पास होगा, राइट। सो इलेक्ट्रिक फील्ड विल ओनली पास थ्रू एंड कैप बिकॉज electric field has the same direction of ds, or electric field is perpendicular to the area element drawn at point P। ये समझना इम्पोर्टेंट है। इस साइड से भी पास हुआ, उस साइड से भी एरिया में से पास हुआ, स्मॉल एरिया, और उस स्मॉल एरिया को मैं अगर a मान लेता हूँ, so I'll take this area to be a, right। तो हम लिखने में we will write down, okay, right। तो if I take that area to be a, तो flux is passing through a on one side and a on other side। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, flux is passing through both sides through that end cap with area a। तो टोटल फ्लक्स क्या होगा? टोटल फ्लक्स क्या होगा? इंटीग्रेशन E बार डॉट ds बार थ्रू पॉइंट P प्लस इंटीग्रेशन E bar dot ds bar through point P dash। Remember, electric field is away in case of positive charges, and this positive charge in this case is on a thin sheet, तो दोनों डायरेक्शन में अवे होगा, इसलिए P से भी फ्लक्स जाएगा और P डैश से भी फ्लक्स जाएगा। सो दिस इज इक्वल टू, हमको पता है E बार और ds बार का डायरेक्शन सेम है, so this will be integration E ds cos of 0। 0 क्यों है? because E bar and ds bar has same direction, plus integration E ds cos of 0। so this will be equal to, cos 0 is 1, so this will be equal to 2 times of E ds। मतलब E भी constant है क्योंकि E on the right hand side of the sheet and on the left hand side of the sheet दोनों r डिस्टेंस पे है, और E डिपेंड किस पे करता है? चार्ज पे, और दूसरा डिस्टेंस पे। तो चार्ज तो थिन शीट की वजह से है तो सेम चार्ज है, डिस्टेंस भी सेम है, तो ई सेम हो गया दोनों साइड्स पे एट डिस्टेंस आर। तो इंटीग्रेशन से बाहर निकल सकता है बिकॉज कांस्टेंट आर ऑलवेज केप्ट आउटसाइड इंटीग्रल्स एंड डेरिवेटिव्स। और इंटीग्रेशन ओवर डीएस, बाय द वे मैंने आपको ऑलरेडी बताया, ये जो एरिया एलिमेंट डीएस है हमने इसको, इसकी वैल्यू ए लेके रखी है, तो मैं सिर्फ ए लिख दूंगा, तो 2e a, ये आ गया आपका टोटल फ्लक्स। This is total flux, right? Easy. But Gauss law tells us that flux is equal to charge enclosed upon epsilon, right? Let sigma be the surface charge density। अब जो सिग्मा है ये चार्ज अपॉन एरिया है, करेक्ट। सिग्मा इज चार्ज अपॉन एरिया, मतलब दिस इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन। सो यहां से मुझे मिल गया Q इज इक्वल टू सिग्मा ए, राइट। तो Q इज इक्वल टू सिग्मा ए, सिग्मा इंटू ए अपॉन एप्सिलॉन। इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 1, राइट। 1 का लेफ्ट हैंड साइड भी फ्लक्स है और 2 का लेफ्ट हैंड साइड भी फ्लक्स है, देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, 2EA is equal to sigma A by epsilon, cancel, cancel, therefore electric field E is equal to sigma upon 2 epsilon। आ गया आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ थिन sheet
at a distance r. Okay, so we have found out this electric field at a point P on the one side. So E equal to sigma by 2 epsilon on this side, and on the other side also is the same, sigma upon 2 epsilon. मैं वापस समझा देता हूँ. तो केस बहुत सिंपल है. हमारे पास एक थिन शीट है, पॉजिटिवली चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज डायरेक्टेड अवे. तो दोनों साइड, if you see at both sides, electric field is away from that sheet. Okay, हमारा टास्क ये था, हमारे पास एक P पॉइंट है एट अ डिस्टेंस R फ्रॉम द शीट, जहां पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है. बट अगर हम गॉस लॉ यूज करना है, तो गॉस लॉ का पहला कंडीशन ये है कि यू हैव टू एनक्लोज द चार्ज, चार्ज को क्लोज करो. तो अगर मैंने थिन शीट के एक साइड पे सिलेंडर लिया होता, तो ये मेरा चार्ज था, मान लो दिस इज द चार्ज ऑन अ शीट. ये हमारे पास शीट है, इस पे ये चार्ज है. करेक्ट. अगर मैं सिर्फ एक साइड पे सिलेंडर लेता हूं, दिस इज समवेयर ओवर हियर यू हैव पॉइंट P, दिस सिलेंडर इज एट डिस्टेंस R. तो चार्ज एक साइड से क्लोज हुआ, दूसरी साइड से क्लोज नहीं हुआ, तो मुझे दूसरे साइड पे भी सेम डिस्टेंस पे मुझे और एक पॉइंट लेना पड़ेगा P डैश, क्योंकि तब जाके जो चार्ज है वो एनक्लोज हुआ. तो ये डिस्टेंस भी R और ये डिस्टेंस भी R. Instead of saying that I am drawing two cylinders, I will say I draw a single cylinder, Gaussian cylinder, and exactly through the midpoint of this Gaussian cylinder, this charge sheet passes. बात तो एक ही हो गई. The length of this Gaussian cylinder is 2r, right? The area of the end cap of the cylinder is A, या फिर ds bar, and ds bar has this direction which is perpendicular to the end cap on both sides. सिर्फ यहाँ पे मैं ds dash बोल रहा हूँ, right? I am just trying to keep this notation in accordance with your textbook. Okay. अब हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड भी तो अवे पॉइंट करता है, मतलब E बार डॉट ds बार आपका डायरेक्शन सेम हो गया उनका. तो E बार डॉट ds बार इक्वल टू EDS cos theta which is equal to EDS, right? By the way, फ्लक्स जो है, फ्लक्स इज बेसिकली नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पासिंग थ्रू यूनिट एरिया. तो फ्लक्स तो दोनों साइड से पास होने वाला है, दोनों साइड पे एंड कैप से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस होंगे, तो मतलब फ्लक्स तो दोनों से पास होगा. तो टोटल फ्लक्स क्या होगा, इंटीग्रेशन over closed surface E bar dot ds bar passing through point P on one side and passing through point P dash on the other side, right? इसका मतलब I can write down flux as integration EDS, क्योंकि cos theta 1 हो गया, plus integration EDS, right? क्योंकि P और P dash दोनों R डिस्टेंस पे है, और P डैश पे और P पे दोनों जगह पे मैंने एरिया ऑफ द एंड कैप AA लेके रखा है. मतलब मैं लिख सकता हूँ 2 टाइम्स ऑफ इंटीग्रेशन EDS, मतलब 2 टाइम्स ऑफ E और इंटीग्रेशन DS, बट DS इज नथिंग बट एरिया ऑफ द एंड कैप, तो उसको ले लेते 2EA. इक्वेशन नंबर 1 आ गया. तो हमको मिल गया फ्लक्स विच इज 2EA. करेक्ट, राइट? देन what we know is गॉस लॉ हमको बताता है फ्लक्स इज इक्वल टू चार्ज एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन. फ्लक्स हमने निकाल के रखा है 2EA. चार्ज आपका आएगा सिग्मा इंटू ए, सिग्मा इंटू ए क्यू, क्योंकि यहाँ पे समझ लो टोटल चार्ज Q था, शीट का एरिया A था. तो डेंसिटी कैसे निकालते हो आप? डेंसिटी इज चार्ज अपॉन एरिया, चार्ज पर यूनिट एरिया. यूनिट एरिया में कितना चार्ज, तो चार्ज इज सिग्मा इंटू ए अपॉन एप्सिलॉन. ए गया, तो E मिल गया हमको सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन. Remember, this is the value of electric field at one side of the sheet. दूसरी साइड पे भी इतना होगा, मतलब टोटल ऐड करोगे तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी E सिग्मा बाय एप्सिलॉन
सो दिस इज टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड। हमको वैसे भी एक साइड पे ही फाइंड करना है, वी वांट टू फाइंड आउट ओनली अप टू दिस पर्टिकुलर पॉइंट, अप टू दिस पर्टिकुलर पॉइंट, करेक्ट। तो बहुत सिंपल सा केस है, only thing is you need to pay proper attention and you have to connect yourself with what is going around। तो बहुत सिंपल है ये। so we'll start making notes now and also revise it। okay, तो geometry of this charge configuration ये आपको समझा है। under this assumption we will start writing notes as well as repeating again, and it is extremely simple, right? सबसे पहले, as I told you, you always have to start with explaining the system। हमारे पास सिस्टम क्या है, सबसे पहले स्टार्ट वहां से करना। कंसिडर a uniformly charged infinite plane sheet with a surface charge density sigma, sigma मैं लिख दूंगा बाद में, right? then by symmetry, क्योंकि ये कॉन्फ़िगरेशन सिमेट्रिकल है, so by symmetry electric field is perpendicular to the sheet and moving away, is perpendicular to the plane sheet and directed outwards, away from it and directed outwards या फिर away। okay, then मान लेते हैं दोनों साइड पे इक्वल डिस्टेंस पे इसका मैग्नीट्यूड भी सेम ही आने वाला है। डायरेक्टेड आउटवर्ड्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड, having same magnitude at a given distance, at a given distance on either side। तो दोनों साइड पे इक्वल डिस्टेंस पे इसका मैग्नीट्यूड भी सेम होगा, राइट? गुड। सो दिस मच is sufficient to explain initially कि हम सिस्टम क्या है और what we're talking about here, right? then इसके बाद आपको जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है उस पॉइंट को आपको मेंशन करना पड़ेगा। लेट P be the point at a distance of r from the plane sheet where we are supposed to find out electric field। so let P be the point at a distance r from, let me just put it in quotes, distance r from the plane sheet and E be the electric field at this point, right? good। अब जैसे मैंने बताया आपको, इफ यू वांट टू अप्लाई गॉस लॉ आपको एरिया को एनक्लोज करना ही पड़ेगा, यू डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन। ओके, सो टू फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड, to find the electric field due to a charged infinite plane sheet at P, we consider a Gaussian surface in the form of a cylinder having cross-sectional area capital A and
लेंथ 2r। तो गॉसियन सरफेस जो ड्रॉ किया है उसका एंड कैप का क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है और लेंथ जो है 2r है, सच दैट द प्लेन शीट passes exactly through the middle of it। मैंने ऑलरेडी बताया आपको, राइट। ओके, द प्लेन शीट, the plane sheet passes through the midpoint or middle of the Gaussian cylinder, right? Such that the ends of the cylinder, the ends of the cylinder, इसको हम बोलते हैं end caps, P and P dash, डैश बाद में लिख दूंगा मैं, P and P dash are at equal distance or are equidistant from the sheet। दोनों r डिस्टेंस पे हो गए क्योंकि टोटल मैंने आपको ऑलरेडी बताया, टोटल लेंथ इज 2r एंड द प्लेन शीट इज पासिंग थ्रू मिड पॉइंट। तो व्हाट आई हैव मिस्ड इज, मैंने क्या क्या नहीं लिखा, पहले वो लिख लेते हैं। ये p डैश करना जरूरी था, गुड। देन सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा लिखना जरूरी था, दैट्स इट। दिस इज ऑल दैट आई हैवंट रिटन, राइट। तो इतना समझाना आपको बहुत जरूरी था। Next thing is that you need to say by symmetry electric field and ds bar has the same direction. So by symmetry E and ds क्या है, normal to the surface, has the same direction, right? Good. Therefore what you can write is, therefore theta is equal to 0 and E bar dot ds bar is equal to E ds cos theta, which is equal to just E ds because cos 0 is 1, right? This is important for you to write. Okay, the total flux through the surface is the total flux through the surface is given by, how it is given, so बहुत इजी है। तो टोटल फ्लक्स फाई इज इक्वल टू, मैंने आपको ऑलरेडी बताया ऐसा लिख देता हूं मैं, फ्लक्स थ्रू पॉइंट P प्लस फ्लक्स थ्रू पॉइंट P डैश विच इज इक्वल टू इंटीग्रेशन E बार डॉट ds बार थ्रू पॉइंट P प्लस इंटीग्रेशन ओवर क्लोज सरफेस E bar dot ds dash bar through P dash, right, which is nothing but, दोनों केस में E ds होगा। क्यों होगा मैंने ऑलरेडी बताया, मैं फिर भी लिख देता हूँ, इन बोथ केसेस E dash क्यों होगा, सिंस E bar, पहले तो सिंस ds dash is equal to
एस, और इसको मैं बाद में ए लेने वाला हूँ, इज इक्वल टू ए, वो बाद में लिख देंगे, एंड ई बार एंड डी एस बार हैव सेम डायरेक्शन। सेम डायरेक्शन है, इसलिए थीटा 0 हुआ, इसलिए कॉस 0 1 हुआ। So this is how you need to explain what you are writing. So therefore total flux phi is nothing but 2 times of integration EDS, which is equal to 2E integration DS, which is equal to 2E into A, since integration DS is equal to A, right? क्योंकि मैंने अगर इस पूरे के पूरे इन्फिनाइट प्लेन को ऐसे, क्योंकि दिस एरिया अगर ds है तो ये एरिया भी ds है, सिलेंडर का क्रॉस सेक्शन तो हर जगह पे सेम रहने वाला है ना। और मैंने पूरे प्लेन शीट को ऐसे ds में डिवाइड करके रखा है, यहाँ पे एक ds, यहाँ पे एक ds, तो सबको ऐड करते गए, मतलब इंटीग्रेट कर दिया तो क्या होगा, टोटल एरिया मिलेगा। टोटल एरिया इज a, दिस इज व्हाट यू शुड नो, राइट? ये आपको पता होना चाहिए। therefore flux is equal to 2 times of E times of A, equation number 1, right? But we know that flux phi is equal to charge by epsilon. Charge is sigma into A, since charge is equal to sigma into A, where sigma is surface charge density and A is area of the sheet, area of the plane sheet, okay, right? इसको बोलता हूँ इक्वेशन नंबर 2। therefore from 1 and 2 what we have is 2 times of E times of A is equal to sigma A by epsilon, A cancel, therefore E is equal to sigma upon 2 times of epsilon. Equation 3 gives the electric field intensity due to a charged infinite sheet. So equation 3 gives electric field due to a charged infinite plane sheet, infinite plane sheet। अब बुक्स में क्या है कि ये एप्सिलॉन 0 लिख के रखा है, हाँ ठीक है, क्योंकि एनीवेज एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन 0 के, अगर मैंने वैक्यूम में या एयर में रखा है चार्ज शीट को तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के इक्वल टू 1 हो जाता है, तो इसलिए वैसे भी वो E इक्वल टू एप्सिलॉन 0 बन जाएगा। बट नॉर्मली आई प्रेफर टू राइट इट इन दिस फॉर्म, क्योंकि हमने बोला कि कहीं पे दिस प्लेन शीट इज केप्ट इन एयर और वैक्यूम, हमने बोला कि इन वाटर नहीं, तो ये जनरल इक्वेशन बनाना हमेशा, तो जनरल इक्वेशन इज बेटर, क्योंकि फिर हमने अगर मीडियम चेंज कर दिया तो फिर एप्सिलॉन की वैल्यू चेंज हो जाएगी। That's why I normally don't write it in terms of epsilon 0. If I want to write it in terms of epsilon 0, I will mention it there that consider this charge conductor is kept in air or vacuum, वो mention करना पड़ेगा हमको। Good. So this is all about applying Gauss law and finding out electric field due to different types of charge configuration, right? Next topic में हम लोगों को in the next topic what we want to do is, in the next topic हमको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है ये देखना है। So in the next topic we want to see what is electric potential and potential energy,
राइट, बट वी विल स्टार्ट विथ फर्स्ट टॉकिंग अबाउट पोटेंशियल एनर्जी एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम लोग बाद में देखेंगे। पहले हम लोग पोटेंशियल एनर्जी की बात करने वाले हैं। ओके, सो वी आर जस्ट गोइंग टू टॉक अबाउट व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी फर्स्ट। एंड ये जो है ये आपका 11th में एक्चुअली कवर होना चाहिए, बट आई डोंट नो इफ दे हैव टेकन इट और नॉट, सो आई एम गोइंग टू टेक इट अगेन। सी द थिंग इज 11 में एक कॉन्सेप्ट आता है पोटेंशियल एनर्जी का, एंड 90% ऑफ द स्टूडेंट्स डोंट अंडरस्टैंड दैट। उसका मतलब ही नहीं पता होता उनको। तो अभी समझ लेना मतलब क्या है, बहुत इजी है। सपोज मेरे पास इस रीजन में मतलब बोर्ड पे कुछ भी नहीं है, इन टर्म्स ऑफ चार्ज बोल रहा हूँ मैं, और लिखा हुआ है वो छोड़ दो, आई एम टॉकिंग अबाउट इन टर्म्स ऑफ चार्ज। देयर इज नो चार्ज ओवर हियर, एक भी चार्ज नहीं है। तो मैं पहला चार्ज लेके आया, उसको बोलता हूँ मैं Q1, ये पॉजिटिव चार्ज है। इस चार्ज को मैं कहाँ से लेके आया, कहीं से भी लेके आया, लेट अस से इन्फिनिटी से लेके आया मैं। सो आई ब्रिंग दैट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी एंड कीप इट at this particular point, right? No work is done. Why no work is done? There is nothing to oppose. Work done कब होता है? When there is a force to oppose. For example, मेरे पास एक बहुत heavy object है, उसको मैं उठा रहा हूँ, है ना? मैं उठा रहा हूँ तो उठा नहीं पा रहा हूँ, मतलब मुझे वर्क डन तो करना ही पड़ेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ आई वांट टू टेक अ ऑब्जेक्ट from one height to other height, I have to do work. Why? Because there is gravitational force जो मुझे रोक रहा है कि तू यहाँ से इसको नहीं उठा सकता, because there is a force which is opposing. Gravity is downward and I was taking the box upwards, इसलिए मुझे work done करना पड़ेगा। Without work done I cannot move that object, right? यहाँ पे जब मैं पहले चार्ज को लेके आया तो कुछ था ही नहीं, there is no one to oppose, so no work is done. So work done in bringing the first charge is equal to 0, right? जब मैं दूसरा चार्ज लेके आया, कहां से लेके आया, कहीं से भी, इन्फिनिटी बोल लो, और उसको जब मैं यहाँ पे रख रहा हूँ, लेट अस से Q2, right? So there will be work done because the electric field of Q1 will oppose, क्योंकि Q1 भी पॉजिटिव है, Q2 भी पॉजिटिव है, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल ईच अदर, right? So work done to bring second charge is not equal to 0, and you will learn later that work done is nothing but charge into potential. किसका चार्ज? जो चार्ज आप लेके आए वो। पोटेंशियल किसका? जो ऑलरेडी चार्ज पहले से बैठा था उसका पोटेंशियल, करेक्ट? सो दिस इज द वर्क डन टू ब्रिंग सेकंड चार्ज, राइट? सेकंड चार्ज मतलब Q2 into पोटेंशियल ऑफ V1, करेक्ट? अब मैं थर्ड चार्ज लेके आ रहा हूँ, क्योंकि मुझे एक चार्ज का कॉन्फ़िगरेशन बनाना है, मुझे n चार्जेस लाने हैं और मुझे n चार्जेस को साथ में करना है। क्यों करना है? यही तो आप करते हो जब मोबाइल फोन आप चार्ज कर रहे हो। क्या कर रहे हो आप? यही तो कर रहे हो। यू आर ब्रिंगिंग सो मेनी इलेक्ट्रॉन्स टुगेदर एंड पुटिंग एट वन प्लेस, बैटरी में स्टोर कर रहे हो, राइट? सो एक्चुअली वी स्टोर एनर्जी, दैट इज द रियल आइडिया, राइट? तो जरूरत पड़ती है चार्जेस को साथ में लाने के लिए, कैपेसिटर है, पावर बैंक्स है। तो दिस इज व्हाट वी आर डूइंग इन रियल लाइफ नाउ, राइट? गुड। That is why we don't talk about, when you say charging खत्म हो गया, that what we mean is there is no energy now. Okay, anyways, तो अब तीसरा चार्ज लाया, वापस इन्फिनिटी से लाया, इसको यहाँ पर रख दिया। अब थर्ड चार्ज को जब लाया तो दो चार्जेस उसको अपोज करने वाले हैं। तो वर्क डन टू ब्रिंग थर्ड चार्ज will be, I am bringing charge 3, हाँ, I am bringing third charge। उसको पहले के पोटेंशियल ने भी अपोज किया, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ने, और दूसरे ने भी अपोज किया, राइट? ओके, फिर मैं चौथा चार्ज लेके आया, तो इसको भी वर्क डन लगेगा। अब इसको तीन अपोज कर रहे हैं,
तो उसमें 3 टर्म आ जाएगी, बिकॉज वर्क डन इज चार्ज इनटू पोटेंशियल। पोटेंशियल किसका? पहले का भी था, दूसरे का भी था, तीसरे का भी था, राइट? इट इज जस्ट अ वे ऑफ सेइंग एनालॉजी। ये एनालॉजी है। देखो क्या होता है, मैंने मेरे घर के बाहर एक शॉप खोल के रख दिया, राइट? अभी फॉर एग्जांपल मैंने क्लासेस चालू की है, अगर धुले में कोई फिजिक्स का क्लासेस होता ही नहीं तो मुझे तो देयर इज नो कंपटीशन, आई डोंट हैव टू पुट अ लॉट ऑफ एफर्ट्स मेरे क्लासेस को बड़ा करने के लिए, अपने आप बच्चे आएंगे क्योंकि ऑप्शन ही नहीं है उनके पास, राइट? करेक्ट। बट ऑलरेडी एक था, फिर मैंने एंट्री की, मुझे मेहनत करनी पड़ेगी, करना ही पड़ेगा। वो तो ऑलरेडी दो थे और मैं आया, तो मुझे और ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा क्योंकि वो दो का कंपटीशन है ऑलरेडी। दिस इज व्हाट इट इज फिजिक्स, यही हो रहा है यहाँ पे, नथिंग न्यू, राइट? इज नथिंग न्यू, इज कनेक्टेड टू मोरलेस। आप एनालॉजी बोल सकते हो, मैं ऐसा इसलिए बताता हूँ क्योंकि स्टूडेंट को याद रहता है, दैट्स इट। ओके, तो दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। सो व्हाट इज टोटल वर्क डन? अगर मैंने 4 पॉइंट चार्जेस का एक कॉन्फ़िगरेशन बना लिया, एक सिस्टम बना लिया, कॉन्फ़िगरेशन बना लिया, how much is the work done here? The work done over here is work done to bring first charge, which was 0, plus work done to bring second charge, plus work done to bring third charge, plus work done to bring fourth charge, right? Correct. But remember, work is a form of energy. Energy can neither be created nor be destroyed. तो फिर ये वर्क डन कहाँ गया? ये इस चार्ज के कॉन्फ़िगरेशन में स्टोर हो गया, and that is called as potential energy of system of charges. तो जितना वर्क आपने इसको कॉन्फ़िगर करने में, इसको बनाने में, इन चार्जेस को साथ लाने में आपने जो एनर्जी स्पेंड की है, मतलब वर्क डन किया है, वो इसी में स्टोर हो जाता है, राइट? तो पोटेंशियल एनर्जी इज नथिंग बट वर्क डन इन द सिस्टम ऑफ चार्जेस, राइट? एक बार आपने तो चार्जेस साथ में लाए, पोटेंशियल एनर्जी तो है उसमें। अब going one step ahead, and I'll explain you this only with the help of two charges now. हमारे पास ऑलरेडी एक चार्ज है Q1 और एक दूसरा चार्ज हम लोग लेके आए Q2, मतलब पोटेंशियल एनर्जी तो है यहाँ पे। बट मान लो कि पहले ये जो चार्ज था ये A पॉइंट पे है, और ये A पॉइंट जो है इट इज एट अ डिस्टेंस ऑफ लेट अस से R1 फ्रॉम चार्ज Q1। अब मुझे सिर्फ करना क्या है, इस चार्ज Q2 को मुझे B पॉइंट पे लाना है, और B पॉइंट जो है वो है एट अ डिस्टेंस ऑफ R2 फ्रॉम Q1, right? Only to move, only to move one charge to another position in the presence of another charge Q1, again work has to be done. ऑलरेडी पोटेंशियल एनर्जी था, लेकिन अब अगर आपको सिर्फ चार्ज को मूव भी करना है तो भी वर्क डन करना पड़ेगा, राइट? तो अगेन ये वर्क डन कहाँ गया? इट इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, राइट? करेक्ट। तो वी ऑलरेडी नो, हमको क्या पता है, वर्क डन इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। उसको डिनोट करूंगा मैं डी से। डी क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि ऑलरेडी पोटेंशियल एनर्जी यू था, अब मैं चार्ज को मूव कर रहा हूं तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होगा बिकॉज ऑफ द मोशन ऑफ वन चार्ज विथ रिस्पेक्ट टू अदर, इसलिए डी। और ये वर्क डन या पोटेंशियल एनर्जी इट इज गिवन बाय एफ बार डॉट डी आर बार। व्हाट इज एफ बार? एफ बार इज द फोर्स, क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी बताया है दैट देयर इज अ रिपल्सिव फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, मतलब ऑलरेडी फोर्स का डायरेक्शन अवे था, क्योंकि चार्ज Q1 Q2 को धक्का दे रहा है, डोंट कम नियर मी, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल्शन। अब मैं उसके अगेंस्ट जाके, आई एम गोइंग अगेंस्ट, और मैं A से B पे लेके जाने वाला हूँ Q2 को, लेकिन
देखो क्या होता है, ए से बी के डायरेक्ट जंप मार के जाएंगे, छोटे छोटे स्टेप लेने पड़ेंगे ना। पहले ए से जाएगा एक नए पॉइंट पे, so there will be a small displacement of the charge from A to D first, let us say, फिर D से दूसरे पॉइंट पे, फिर आखिरी में B पे। मतलब if I want to displace a charge Q2 from A to B, I'll have to take small steps. So for each small step, हर एक स्टेप में वर्क डन करना पड़ेगा, and that is given by this du is equal to f bar dot dr bar। तो मैं लिख सकता हूँ वर्क डन विच इज du, विच इज द work done to move charge from one point to other by a small displacement dr bar is minus f dr। माइनस क्यों लिखा, इजी है, हमारे पास क्या था, f bar dot dr bar था, दैट इज f dr cos थीटा। डिस्प्लेसमेंट हम लोग अपोजिट डायरेक्शन में कर रहे हैं फोर्स के, फोर्स अवे है, डिस्प्लेसमेंट टूवर्ड्स है, तो एंगल हो गया 180, बिकॉज force and displacement vectors are opposite directed, तो cos of 180 is -1, तो minus f dr आ गया, राइट। बट ये जो वर्क डन था ये तो स्मॉल स्टेप के लिए था, हमको टोटल क्या करना है, ए से बी लाना है। तो ऐसे छोटे 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 स्टेप्स में हम लोग कर रहे थे। तो total work done is integration over small work done, that is integration over all small du, that is integration on minus f dr। लेकिन r कहां से कहां तक, पहले a पे था और a के लिए पोजीशन वेक्टर क्या था, r1, तो r1 से r2 तक लेके जाने के लिए टोटल वर्क डन, राइट। हमको ए से बी ले जाना था, लेकिन हमने छोटे छोटे स्टेप लिए, डी आर ऐसे छोटे छोटे लिए, फाइनली कहां से कहां ले गए, R1 से R2 पे, क्योंकि ए से बी पे ए का पोजीशन वेक्टर क्या था, डिस्टेंस क्या था, R1, बी का क्या है, R2, तो लिमिट लगा दिया इंटीग्रेशन पे, राइट। तो ये आ जाएगा आपका नेगेटिव R1 R2 एफ डी आर। बट वॉट वी नो इज, हमको क्या पता है, हमको ये पता है कि एफ जो होता है, बाय द वे ये R1 और R2 को मैं उल्टा लिख सकता हूं अगर मुझे नेगेटिव साइन एब्जॉर्ब करना है तो, सिर्फ लिमिट्स को इंटरचेंज कर देते हैं, वो इंटीग्रेशन का रूल है। नाउ द आइडिया इज, व्हाट इज F? F is the force between Q1 and Q2, and what is the formula for force? 1 by 4 pi epsilon 0। epsilon 0 कब, if it is free space, if it is not free space I'll just write down epsilon। Q1 Q2 by R square dr, correct, good। Q1 Q2 constant 1/4 pi epsilon constant, तो सारे constants आ गए आपके बाहर, इंटीग्रेशन में बचेगा 1 by R square dr from R2 to R1। तो फाइनली जब आप ये सब कुछ सॉल्व कर लोगे, then in that case you will get W is equal to सब सॉल्व करने के बाद 1/4 pi epsilon Q1 Q2 1/R2 minus 1/R1। This is the formula for potential energy। नॉर्मली हम लोग ऐसा बोलते हैं, डेफिनेटली मैं नोटेशन चेंज करने वाला हूँ कल के लेक्चर में, तो ये Q1 Q2 में गायब करने वाला हूँ यहाँ से। आई विल राइट डाउन कैपिटल Q एंड स्मॉल q, अदरवाइज कंफ्यूजन क्रिएट होता है, इसलिए नॉर्मली हम लोग बोलते हैं इसको सोर्स चार्ज QS, इसको टेस्ट चार्ज QT। तो नॉर्मली टेस्ट चार्ज QT जो है वो इंफिनिटी से लाया जाता है, मतलब R1 इक्वल टू इंफिनिटी सेट करते हैं नॉर्मली, है ना, 1/इंफिनिटी 0 होता है। तो आ गया आपका वर्क डन और पोटेंशियल एनर्जी एज
1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 by R2, मतलब जस्ट इनिशियल और फाइनल पोजीशन मैटर करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल R1 और R2 मैटर करता है, उसमें से हम लोग R1 को भी इंफिनिटी सेट कर देते हैं, तो मतलब सिर्फ फाइनल पोजीशन मैटर करेगा इन केस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। और जब मैं बोलता हूँ सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन मैटर करता है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है डजंट मैटर आप चार्ज को स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहे हो, आप चार्ज को जिगजैग मोशन दे रहे हो, आप चार्ज को ऐसा घुमा फिरा के ला रहे हो, डजंट मैटर। मैटर्स, व्हाट मैटर्स इज दैट इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन, उसमें से भी हम लोग इनिशियल पोजीशन को इंफिनिटी सेट कर देते हैं। तो दिस इज द formula for potential energy. I will take this in further details with change of notations because I don't want you to get confused in notations. So that will be in the next session. Okay. So today we are just going to stop it at this point. Right. Just a minute. Let me write it something over here. To be continued in next lecture.